मरसिए की जो दो अहम चीज़ें हैं, एक उसकी शायरी और दूसरा ये कि अदायगी। किस शौक से सदके हुआ फर्जंद नबी के कुर्बान अलमदार हुसैन इब्न अली। मरसिया जो है ना, उर्दू शायरी की सबसे बुलंद पाया थी। जिंदगी लफ्जों में गुजरी उनके साए में पले, हर कदम पर सामने अल्फाज के थे मरहले। उर्दू में जो मरसिया है ना, उसने उर्दू को अब तक जिंदा रखने में भी बड़ा काम किया है। लेकिन जो अनीस का मर्तबा है ना, मुझे ऐसा लगता है इन सबसे बुलंद है। वो शिया मरसिया गो शायर नहीं है, वो एक तहजीबी शायर है। आई रिमेम्बर मेरी दादी उनको मरसिया आते थे, और जब भी मुहर्रम आता है, इमाम हुसैन की पूरी स्टोरी, करबला का पूरा वाकया, शी यूज्ड टू टेल अस। बिस्मिल्लाह खान को 10 मुहर्रम की सुबह दिल्ली का जो गेट है, दिल्ली गेट जो कहलाता है, वहाँ पर सुबह सूरज निकलने से पहले ये शहनाई बजती थी, जिसमें मरसिए के ऊपर ही उसकी धुन बजाई जाती थी। अभी यहाँ अगर कोई शहनाई बजाए तो बजती है। बड़ा इमामबाड़ा जो हमारे खारादर के अंदर है, उसका में मुहर्रम का जैसे आगाज होता है, तो अभी भी नौबत बजती है। आलम है मुकद्दर, कोई दिल साफ नहीं है, इस शहर में सब कुछ है और इंसाफ नहीं है। जब हजरत ज़ैनब के पिसर मर गए दोनों, था शोर के प्यासे लबे कौसर गए दोनों, छोटे थे मगर नाम बड़े कर गए दोनों, दरबारे मोहम्मद में बराबर गए दोनों। घबराएगी ज़ैनब, भैया तुम्हें घर जाके कहाँ पाएगी ज़ैनब। भैया घर जाके कहाँ पाएगी ज़ैनब। आदाब। आज हम मरसिए पे बात करेंगे। मरसिया, जैसा कि अमूमन लोगों को पता है, एक सिनफ नज़्म है जो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के वाक़यात, उसके मसाइब और बहुत सारे जो उससे मुंसलिक चीज़ें हैं, मुंसलिक बातें हैं, उसका बयान होता है मरसिए में। मरसिए की अगर तारीख़ की तरफ जाएँ तो बुनियादी तौर पे इसका आगाज़ शायद जो उलमा ने लिखा है वो अरब से हुआ है, और अरब में मरसिए कहे जाते थे। लोग अपने मरने वालों पे और अपने ऐसे वाक़यात पे जिससे कोई ना कोई गमंगेज़ बात वाबस्ता होती थी, उससे मरसिए कहते थे। उसके बाद वहाँ से ये ईरान आया और वहाँ से फिर हिंदुस्तान आया मरसिए का ये फ़न, और फिर ये महदूद हो गया या मखसूस हो गया हज़रत इमाम हुसैन की शहादत और उनके वाक़यात के हवाले से। और हमेशा की तरह मैं ताबान ज़फ़र, सादिया सैमसन और सादिया बलोच। सादिया, कुछ बताएँ मरसिए के। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इस तरह बात शुरू करें कि उसका तासुर क्या होता है। जैसे आप मजलिस में जाती हैं या कहीं और मजलिस मसालमा में, तो एक जो मरसिया पढ़ा जाता है, जो वाक़यात बयान किए जाते हैं, जो मसाइब बयान किए जाते हैं, जो एक तसलसल होता है, उसमें क्या कैफ़ियत क्या हो जाती है सुनने वाले की, अगर अच्छा मरसिया हो? देखिए, मरसिए की जो दो अहम चीज़ें हैं, एक उसकी शायरी जिसमें लिखा गया है, और दूसरा ये कि अदायगी, जो ज़ाहिर है उसमें सुर भी हैं, उसमें ताल भी उसकी बैठी, वज़न भी होता है, और उसमें पिच भी है, आवाज़ की कितनी ऊपर जा रही हो। और फिर वो ये एक होता ही है कि एक ग्रुप फॉर्म में पढ़ा जाता है, जो अमूमन रिवायतन जो यहाँ पे देखा गया है, सिंगल भी लोग पढ़ लेते हैं। अब उसका जो बेसिक पर्पज़ है वो यही है कि उस गम को या उन हालात को याद किया जाए, उनका गम मनाया जाए। आप ताज़ियत भी कह सकते हैं, अच्छा, और आपको पता है हम यहाँ फितरत रिवायती में गिर बातें तो गए। करते नहीं हैं। नहीं, लेकिन हम वो जो एक आपने सवाल मैंने भी किया है, जो जो आपने सवाल किया है, मान दी एक तमहीद, वो भी हाँ, ज़रा हाँ, कदरे रिवायती सी हाँ, थी, तो और आप भी फिर उसी को लेके चल रही हैं। तो बात का मैं सिरा, आपके अंदर की वो कैफ़ियत जानना तो वो चाह मैं रहा हूँ एकदम कि से तो नहीं आपको बयान कर क्या सकती ना, क्योंकि होता है? अगर अच्छा, आम आदमी को नहीं पता, जैसे आप, जबकि आप आम आदमी नहीं हैं, लेकिन हाँ। आपका सवाल बहुत मैं आम सा बहुत था आम आदमी हूँ कि इसमें। भई वो क्या है? हाँ, तो तो मुझे एक तो बताइए। ये सारी चीज़ें मिलके उसकी नफ़्सियात पैदा बनाती हैं ना, एक माहौल बनाती हैं पूरा का पूरा। एक तो ये वजह होती है, और ना लेकिन माहौल के के बगैर आप कुछ नहीं कर सकती। मैं नहीं, मेरे ख़्याल से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे हम मंजी टॉक का भी माहौल एम्बियंस बनाते हैं ना, चाहिए। वो इम्पैक्ट डेवलप होता है, आपका दिमाग राज़ी हो जाता है आपने क्या करना है। तो एक तो ये है मरसिए का। मुझे जो ज़ाती तौर पे लगता है ना, वो ये लगता है कि मरसिए से बहुत सारी चीज़ें वाबस्ता हैं मेरे हुँ, लिए। हुँ, एक के तारीख़ का बयान हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ़ तारीख़ तो नहीं होती, उसमें मुबालगा बहुत होता है, उसमें ज़ाहिर है जो शायरी का बेस है, और मंज़र निगारी बहुत उम्दा होती है, फितरत निगारी का भी सारा सरारा होता है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि जो उर्दू में जो मरसिया है ना, उसने उर्दू को अब तक
ज़िंदा रखने में भी बड़ा काम किया है। क्योंकि शायरी में और ख़ासतौर पे चूँकि वो आपने जैसे कहा कि करबला के वाक़यात के साथ जुड़ी हुई है, तो बहुत से अल्फ़ाज़ ऐसे हैं जो आपको दोबारा सुनने को मिलते हैं, जो कम-कम मिल रहे होते हैं। तो वो इस लिहाज़ से इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि और वो जो आप कह रही हैं महसूसात का मामला है, ये इसके लिए शिया सुन्नी की क़ैद नहीं है। आप पे अगर एक अच्छी शायरी, एक अच्छी चीज़ असर कर सकती है, तो फिर जहाँ से कहीं कोई रिश्ता आपका है, चाहे वो मज़हब की बुनियाद पे है, चाहे वो रीजन की बुनियाद पे है, शख़्सी हवालों से है, तो फिर वो आपको उस जगह ले जाता है जहाँ पे जो उसका मकसद है। तो मेरा तो ये ज़ाती तजुर्बा है मरसिया के हवाले से। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि मरसिया जो है ना, उर्दू शायरी की सबसे बुलंद पाया चीज़ है। मतलब मरसिए जैसी कोई चीज़ और है नहीं, उर्दू में कोई और सिन्फ़े सुख़न है नहीं। यूरोप में तो हमें मिलता है या हमें फिरदौसी के यहाँ मिलता है कि हिमासा एक चीज़ होती है, एक इस्तिलाह है हिमासा, जिसको कहते हैं जंग से मुताल्लिक़ शायरी करना, और ये बड़ी बुलंद आहंग होती है। तो इसमें हमें फिरदौसी के अलावा ईरान में भी कोई इतना बड़ा शायर नहीं मिलता, और होमर शायद हमें यूरोप में मिल जाए, वेस्टर्न पोइट्री में मिल जाए। लेकिन जो अनीस का मर्तबा है ना, मुझे ऐसा लगता है इन सब से बुलंद है। अनीस का मर्तबा इस तरह से बुलंद है कि उसने रज़मिया को और अलमिया को इकट्ठा किया है। वैसे हिमासा में ये होता ही है, मतलब फिरदौसी के यहाँ भी आपको रज़मिया और अलमिया इकट्ठा मिलेगा, लेकिन जो यानी ह्यूमन टच है, ये जो ह्यूमन फेस है अनीस के यहाँ, जो रिश्तों को उसने जोड़ दिया है इसमें हिमासा में या रज़मिया और अलमिया में, तो उसका कोई जवाब नहीं। और अनीस से बड़ा इसके मरसिया निगाह नज़र नहीं आता। मतलब अनीस के सामने ऐसा लगता है कि लफ्ज़ और ख़यालात हाथ बांध के खड़े हुए, और जिसको आप मुबालगा कह रही हैं, ज़ाहिर है वो शायरी का हुस्न है। मैं तो उसको शायरी का जी हाँ, उसको पॉजिटिव लिया है। जी जी हाँ। वो अनीस से बड़ा आदमी मुझे नज़र नहीं आता, मतलब हमारे पूरे बर्र-ए-सग़ीर में या उर्दू शायरी में, कि जिस तरह से उसने मरसिए को इंसान के रोज़मर्रा की चीज़ बना दिया है। मतलब उस तबके के लिए भी, ख़ास तौर पे उस तबके के लिए जिसके लिए ये गम बहुत ज़्यादा बढ़ के है, और वो पूरा एक महीना उस गम की वाबस्तगी में गुजरता है। तो खैर वो बातें तो और भी होंगी, मुझे शुरू करना था किसी और नहीं, आप जैसे बात कर रहे थे ना अभी कि अरब से शायद ये शुरू हुआ और इसकी सारी बातें देखिए, और अभी आपने उसकी बात की रज़मिया और उसकी अलमी की। रजस का रिवाज जो जहाँ जहाँ जंग है अरब में, हमें वो बहुत पहले से, जहाँ जंग की तारीख है। नहीं, आप रजस की पहले बात सुन लेना, मैं आपसे कुछ और कह रही हूँ, मैं आपसे कुछ और कह रही हूँ ना, मैं यही आपसे कह रही हूँ कि जिस तरह रजस है, मैं उसको मरसिया के साथ मिला नहीं रही हूँ, मैं तमहीद बांध रही हूँ कि भाई जो रजस है वो उस शायरी की एक सिन्फ है जो उनके वहाँ पे भी इस्तेमाल हो रही है। तो जब जंग से पहले की चीजें हैं तो ज़ाहिर उसके बाद की भी चीजें होनी थी। तो नसर में भी मतलब मुकफ़्फ़ा अल्फाज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, और उन्होंने अपने बिल्कुल ऐसे तक है। लेकिन मरसिया तो किसी के मरने पे ही होता है, किसी के गम में। कसम से मुझे इस बात पर पूरा यकीन है, जिस तरह आप जोर दे रहे हैं, वाकई मुझे यकीन है। उमर के पास कोई शख्स आया और उसने अपने भाई का मरसिया सुनाया, ऐसा मरसिया था कि लोगों के दिल फट गए, जिस तरह उसने बयान किया अपने भाई की खूबियाँ, और जो भी जिस तरह से वो उसकी मौत वाक़ई हुई, हज़रत उमर भी बड़े मुतासिर हुए। तो उन्होंने कहा यार तुम मेरे भाई का भी लिखो। उसने कहा अच्छा। चंद दिन बाद वो लिख के लाया, सुनाया। उमर ने कहा यार इसमें तो वो बात नहीं है, तो गल्ला वो तुम्हारा भाई था, मेरा थोड़ी था। मतलब वो जो आपकी शिद्दत जज्बात है वो मरसिये में आएगी तो उसका इम्पैक्ट बनेगा। मुझे बात शुरू करनी थी दबीर और अनीस के हवाले से ना, तो एक छोटा आप भूल गए, तो आपने मुझसे रिवायती सवाल दाग दिया क्या जो शुरू में आपने दागा। मुझे याद था, लेकिन मैंने कहा अच्छा, ये फिर अभी आपने गलत कहा। के लिए रेडी नहीं थे, उन्होंने चाहा कि मैं शुरू करूं और मैं। अच्छा, लेकिन इसमें मैं एक चीज आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो खित्ता है और जो अहबाब है वो बताते हैं, मैं सुनने में मजबूर हूँ, तो वो ये बताते हैं कि जो बलूचिस्तान में खासतौर पर कोयटा के अंदर जो है, वो पहले मरसिया का रिवाज बहुत देर से आया है, और इसको जो उर्दू स्पीकिंग लोग जो कि हिजरत करके या तो हिंदुस्तान से आए या यहाँ के हिस्सों से गए, उन्होंने इसकी दाख बेल डाली है वहाँ पे। तो ये बहुत लेटली आया है, और बलूचिस्तान में इसका रिवाज नहीं था कि मरसिया को इस तरह से नोहा है, वो था अपनी जगह पे, लेकिन मरसिया या तहतुल लफ्ज़ में इससे मुतालिक, करबला से मुतालिक जितने मामला थे शायरी के, उसका रिवाज था नहीं। तो फिर उनमें बहुत से नाम आते हैं जिन्होंने इसका। हम अनीस और दबीर की बात कर रहे हैं और उर्दू मरसिया की बात कर रहे हैं, इसमें अचानक बलूचिस्तान कहाँ से आएगी? मैं खित्ते का एनवायरनमेंट समझाने की बात कर रही हूँ कि कितना फर्क पड़ता है मिजाजों से। मुझे बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि मैं, और मिजाजों से बहुत फर्क पड़ता है। तो यही बात मुझे पता है कि जब आप दबीर और अनीस पे जाएंगे तो फिर आप बलूचिस्तान नहीं आएंगे। तो इसलिए मैंने कहा ये लुकमा में यही कि यही छोड़ दो।
हुआ ये कि मीर अनीस मर्द वफात में थे, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार थे, और शायद उसी मर्ज में उनका इंतकाल भी हुआ, 74 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। तो मिर्ज़ा दबीर आए उनकी अयादत के लिए, और जब जाने लगे तो कहने लगे भाई एक मिसरा हुआ है, लेकिन मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, वरना आप दूसरा मिसरा आगे अपना शेर बना लोगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम आए हो तो सुनाए जाओ। तो उन्होंने इसरार किया, तो उन्होंने सुनाया कि गंजे नबी के गौहरे यकता हुसैन है। तो वाह, बात है, मतलब गंजे खजाने के नबी के यकता। तो वाहिद जो मोती है वो हुसैन है। तो मीर अनीस चौंके, अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कह रहे हो तुम, नबी को कह रहे हो गंजे, गंजे नबी के गौहरे यकता हुसैन है, ये कैसी तुम बात कर रहे हो। वो भी मुतवज्जे हुए कि यार ये तो गलत हो गया, ये लफ्ज़ तो यहाँ मुनासिब नहीं है। फिर वो गौर करने लगे, अच्छा मिसरा उनको पसंद आया हुआ था, तो फिर उन्होंने सोचा, और फिर कहने लगे हाँ अब आया, काने नबी के गौहरे यकता हुसैन है। अस्तगफिरुल्लाह, लाहौल वाला हो, आज क्या हो गया, अब नबी को काना कह रहे हो, पहले कह रहे थे गंजे नबी, अब कह रहे हो काने नबी। उस पे तो तवज्जो में कहते यार अब और कहाँ लाए मोती भाई, और कहाँ मिलता है मोती। फिर उन्होंने सोचा सोचा फिक्र की, फिर कह रहे हाँ बहरे नबी के गौहर। अरे क्या हो गया है, कभी नबी को गंजे कह, कभी बहरे कह रहे हो, कभी काने कह रहे हो, यार ये तो गड़बड़ है। मतलब ये लफ्ज की अहमियत है ना, लफ्ज के सोती असरात क्या है। खैर सोचने लगे, कुछ नहीं उनको सूझा। फिर अनीस से कहा आप भी कुछ बता दीजिए। अनीस से पता ही क्या, कंजे नबी के वाह गौहरे वाह वाह यकता वाह हुसैन। वाह वाह मतलब अनीस के सामने, वो हम जोश के लिए कहते हैं, लेकिन सच्ची बात ये है कि अनीस के सामने लफ्ज हाथ बांध के खड़े होते थे। अनीस के मरसियों की तादाद कितनी है, मतलब मौलाना हुसैन अहमद आज़ाद, तो मौलवी हुसैन आज़ाद जो थे वो तो मतलब मुबालगा करते थे, लेकिन उन्होंने 10,000 बताया है, 10,000 मरसी है। होंगे। एक जो नहीं, जरूरी नहीं है वो तो, क्योंकि नहीं, उनके उसकी दोस्त भी थे। रीजंस है। नहीं, जब मुंशी नवल जोश के किशोर हवाले ने, से ये मामला चल रहे हैं, हाँ, तो फिर अनीस तो अनीस से ना। मुंशी नवल किशोर ने जो उनके मरसिए छापे हैं ना, वो 5 जिल्दों में है। तो बाद लोग कहते हैं 1500 मरसिए हैं उनके, हजार जरूरी नहीं सारे मरसिए आ गए, लेकिन उनकी लफ्जियात का जो जवाब नहीं था वो ये था कि भाई 10 लाख लफ्ज इस्तेमाल किए उन्होंने अपने मरसियों में, और 60,000 लफ्ज ऐसे हैं जो मुनफरिद हैं, मतलब वो लफ्ज दोबारा इस्तेमाल ही नहीं हुए। तो वो अकील अल गरवी साहब जब पिछले साल वो तंज कर रहे थे या तनकीद कर रहे थे कि भाई इन्होंने तो ऐसे ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए, रांड का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया मीर अनीस से, शायद आपको याद हो, बहुत तनकीद हुई थी जिसके ऊपर एक बहस भी हुई थी। मैं हैरान हुआ था, यार अकील अल गरवी साहब ने पढ़ा नहीं है क्या मीर अनीस को। मतलब मीर अनीस के पास तो लफ्जों का एक अंबार था, अगर उन्होंने कोई पर्टिकुलर लफ्ज इस्तेमाल किया है तो अपनी वो तहजीबी सतह की बुनियाद पर इस्तेमाल किया है, उस मौके पे वही लफ्ज सबसे मौजू होगा, उससे ज्यादा मौजू नहीं हो सकता। मतलब मरसिया सिर्फ एक मजहबी नज्म नहीं है, वो पूरी तहजीब है। जो अवध था वो हिंद इस्लामी कल्चर का मरकज था, और मीर अनीस उसका सबसे बड़ा आदमी है। वो तुम्हें बता रहा था कि औरतें किस तरह से बात करती हैं, वो बता रहा था मर्द औरतों से किस तरह से बात करते हैं, वो बता रहा था गुस्से में औरत कैसे बात करती है, वो बता रहा है जज्बात में औरत कैसे बात करती है। जब किसी का देवर जा रहा है, बीवी शेरबानो हजरत अब्बास से किस तरह से बात कर रही हैं, वो अरब कल्चर में शायद वो नहीं है, लेकिन वो मेरे कल्चर हिंदुस्तान में, के अवध के कल्चर कल्चर में है कि एक भाभी अपने देवर से किस तरह से मोहब्बत और अपनाइयत रखती है, तो बीबी हाँ। शर्मानो वैसे बात कर रही हैं। या किसी और मौके पे कोई कत्ल हो जाता है, मतलब ओनो मोहम्मद कत्ल हो जाते हैं, तो माँ किस तरह से उनका गम मना रही है, वो मेरे कल्चर का हिस्सा है, मेरी तहजीब है ना वो। तो अनीस ने उसको जोड़ के रख दिया है हमारी तहजीब से। तो इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अनीस से बड़ा शायर तो पैदा हुआ नहीं है, और मरसिया से बड़ी सिंफ कोई है नहीं। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है I was just so drowned in your conversation, I did not make a perception about it. लगा रहा हूँ मज़ामीन नौ के मैं अंबार, लगा रहा हूँ मज़ामीन नौ के मैं अंबार, खबर करो मेरे खिरमन के खोशाचीनों को। वाह Nice. वाह। अनीस कह रहा है। अच्छा, अनीस और दबीर का आपको पता है कि वो झगड़ा भी चल रहा होता था कि भाई वो अनीसी हैं या दबीरी हैं। अनीस का रुतबा बज़ाहिर दबीर से ज़्यादा ही है, क्योंकि अनीस के यहाँ फसाहत ज़्यादा थी, और कहते हैं कि दबीर के यहाँ बलागत ज़्यादा थी, लेकिन वो उसमें शिबली ने लिखा है कि भाई ये बलागत और फसाहत एक ही चीज़ होती है असल में। तो दबीर के यहाँ ये था कि वो लफ्ज़ियात ज़्यादा थी, उसमें शायद मानी की गहराई कम थी, या मुबालगा इस हद तक था कि वो कहानी पे यकीन ही नहीं आता था कि हकीकी कहानी है या नहीं है। अब इस पे भी मुकाबला चलता रहता था कि भाई कौन किस मजमून को बांध रहा है, और अनीस और दबीर के हमें मुश्तरका मज़ामीन भी मिलते हैं, तो इसके ऊपर भी बहस थी कि ये मजमून अनीस ने पहले कहा है या दबीर ने पहले कहा है। तो इस मुताल्लिक इस यानी पहलू को लेते हुए शेर अगर सुने तो ज्यादा लुत्फ आता है कि लगा रहा हूँ मज़ामीन नौ के मैं अंबार,
सब्र करो मेरे खिरमन के शैतीनों खोशैतीनों को। को। खिरमन होता है जब आपका कोई काफिला जाता है ना, तो पीछे वो सौदा सामान खाने पीने की चीजें वो उसमें से खिरमन में से गिर जाती हैं, तो लोग पीछे पीछे उठा उठा के उसको चल रहे होते हैं, ले जा रहे होते हैं। तो गोए दबीर को कह रहा है कि भाई मेरा जो सामान था ना उसमें से गिर गया है, जरा तुम भी कुछ उठा लो। तो ये इन दोनों का मामला चलता था। आपको पता है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी पहले की मैं बात कर रही हूँ, अभी हो सकता है ये भी एक बहुत अहम वजह हो कि अब आपस में कम्युनिटी टू कम्युनिटी विद इन द कम्युनिटी भी मुलाकात कम होती है मेरे ख्याल में। बट बैक इन 90s आई रिमेम्बर मेरी दादी उनको मरसी आते थे, और हाँ उनको मरसी आते थे। और जब भी मुहर्रम आता था और ख़ास तौर पर 9-10 मुहर्रम पर वो पूरी स्टोरी, इमाम हुसैन की पूरी स्टोरी, करबला का पूरा वाकया, शी यूज्ड टू टेल अस एवरी ईयर ईयर बाय ईयर वो ये बताती थी। और फिर वो ये भी बताती थी कि बैक इन पंजाब, सियालकोट से थे, तो बैक इन पंजाब किस तरह से उनकी सहेलियां और वो जो शिया भी थे वो लोग बैठा करते थे और बात किया करते थे और वहाँ पर मरसिये पढ़े जाते थे। और तो मुझे बहुत अब उस वक्त तो ज़ाहिर है छोटे थे, मेरा कोई परसेप्शन नहीं था, मैं उसको सिर्फ एज अ स्टोरी सुनती थी। लेकिन अब जब मैं सोचती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि ये कितना अच्छा होगा। आई मीन जैसे अब हम 3 दोस्त हैं, हमारे डिफरेंट रिलीजन्स हैं, हम हर मौजू पे बात कर लेते हैं और इतनी टॉलरेंस भी है कि सुन भी लेते हैं, कोई बात नहीं भी अच्छी लग रही तो भी सुन रहे होते हैं, हमारा अगर एक दूसरे से पॉइंट ऑफ व्यू भी डिफरेंट होता है तो भी सुन रहे होते हैं। उससे लर्निंग आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि आपके अंदर स्पेस होती है ना दूसरे को सुन लेने की। तो मुझे ये याद है कि उनकी बातों से हमेशा, किसी भी मज़हब के बारे में बात कर रहे हूँ क्योंकि मेरी दादी और दादा जो थे उनके आगे जो भी एंसेस्टर्स थे वो लोग सिखों से कन्वर्ट हुए थे, तो उनके लिए भी प्यार था जो कन्वर्जन सिखों से आई थी। और वो उस बारे में भी जब बात किया करती थी, जिस हिंदू कम्युनिटी के साथ वो रह रही होती थी उनके बारे में भी, और वो बताते थे कि भाई हम जाते थे, वो लोग दिए जलाते थे और आटे का सांप बनाते थे और वो सारी पूजा पाठ जो होती थी उस बारे में बताते थे। एंड देन जब वो मुहर्रम के बारे में डिस्कशन करती थी उसमें वो मरसिये भी पढ़ती थी जो उनको याद थे और वो पंजाबी में होते थे और वो सुना दिया करती थी। और उसके साथ साथ वो पूरा करबला का वाकया भी सुनाया करती थी और वाकये के साथ फिर ये भी एम्बियंस भी बयान किया करती थी कि क्या हुआ, घोड़े कैसे आए, और कहती कि वो उस वक्त वहां पर जब उस दौर में जुलूस निकला करता था तो माहौल क्या होता था, और रो पड़ती थी, अक्सर वो रो पड़ती थी। तो मैं ये समझती हूँ कि जो मरसिये में जब हम ये बात करते हैं ना, आई थिंक ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि एक तो जाहिर है जिसका कलाम है, जिसने लिखा है वो भी, लेकिन एम्बियंस वो चीज़ भी क्रिएट करती है, वो माहौल वो भी चीज़ बनाती है कि मैं उस चीज़ को कितनी शिद्दत से महसूस कर सकती हूँ। अगर मैं उस माहौल को महसूस ही नहीं कर सकती हूँ तो किसी ने क्या लिखा है मैं उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगी। देखिए ये लिखने वाले की खूबी है कि वो मंजर कशी कैसे कर रहा है। हाँ। एक दूसरा, अगर वो फितरत से करीब है ना तो मुबालगा भी फिर उसका हिस्सा बन जाता है। हाँ। ये मेरी अपनी फीलिंग है। और अगर मंजर निगारी ना हो तो मरसी में फिर कुछ बचता नहीं है, वरना वो सिर्फ बैन है। और बैन में वो जो भी आपने मिसाल दी थी वही वाली बात है कि जिसका दुख है उससे अलावा कोई और फील ही नहीं कर पाएगा, इजहार ही नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है जो अभी आपने बहुत ही खूबसूरत बात बताई कि अकीदे से क़तई नज़र लेकिन वो बच्चों को बयान करें, ये जो ट्रेंड रहा है जो उससे भी पहले कि जब लिखत ईजाद नहीं हुई थी, कबायली निज़ाम था इंसान का, तो उसमें भी वो सीना ब सीना ही ट्रांसफ़र कर रहे थे। एक तो उसका मतलब है कि हमारी सबकी जीन में, इस खत्ते के लोगों की जीन के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि वो किस्सा गोई करते हैं और उसको इतने खूबसूरत अंदाज से ट्रांसफ़र करते हैं कि वो रच जाता है। दूसरी चीज़ जो मैंने शायद पहले कभी जिक्र किया था कि हज़रत ईसा पे जो मसाइब थे उनको भी मैंने जब सुना फर्स्ट टाइम, एक तो ये कि जो क्रिश्चियन हमारे पंजाबी ज़बान बोलते हैं उनके ज़रिए मुझ तक ये पहुँचा शुरू में, और वो जब नौहे पढ़ते हैं या जो उनका मरसिया जो हज़रत ईसा का पढ़ते हैं तो कई जगह वो ऐसे ही लगता है कि वो सारे मसाइब, वो सारे दुख और तकलीफ़ें जो करबला की हुई। तो ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस रही और बहुत सी जगहों पे अब है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इसका पार्ट रही और मैंने इसको सुनने का मुझे मौका भी मिला 2 दफ़ा कि जहाँ पर दोनों यानी चर्च में भी और इमाम बारगाह में भी आम दिनों में एहतमाम किया गया और उन्होंने मिल के वो नौहे पढ़े, जिसमें एक सबसे मशहूर जो है कि हौली हथ रखी किल्लाण वाले जो हज़रत ईसा के जब कीले ठोकी गई थी। तो अब अगर आप जो मज़ालिम करबला में हुए इमाम हुसैन उनके भाई और सहाबी अल्लाह के साथ, वो ऐसे ही तो थे कि हड्डियां तोड़ी जा रही हैं या शदीद तकलीफ पहुंचाई जा रही है, तो वो रिलेट फौरन हो गया
तो आपको देखें, और दोनों चूंकि अलग नहीं है मजहब के एतबार से भी, अगर कहूँ कि हजरत ईसा भी हमारे लिए उतना ही मोतबर है जितना कोई नबी, और हमारे तो ईमान का हिस्सा है कि आप नहीं तस्लीम करते हैं तो आपका तो इस्लाम भी कबूल नहीं होगा। तो वो जो उनसियत, वो जो रूहानियत, तकद्दुस के साथ जब चीज़ आई, तो मैं जब फर्स्ट टाइम उसमें बैठी थी तो आप यकीन करें मुझे लग रहा था कि यही सबसे बेहतरीन तरीका है कि जहाँ पे कोई बहस नहीं थी कि क्या है क्या नहीं, आप सही हम गलत, और वो सब मुश्तरक तौर पे गम को सेलिब्रेट कर रहे थे। सेलिब्रेट का लफ्ज कई लोग कहते हैं नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मैंने ये सीखा कि इबलाग के अंदर अगर कोई लफ्ज, जैसे अगर उसमें यहाँ पंजाबी का कोई लफ्ज होता मैं उसको अदा करती कि आप उसको पूरी, मुझे आसानी होती है इबलाग करने में, जिसके लिए मैं लफ्ज सेलिब्रेट का इस्तेमाल करती हूँ। सेलिब्रेशन का जो मरसिए पे बात कर रहे हैं ना, तो मुझे मरसिया एक तहजीबी चीज लगती है। मतलब इंसानी तौर पे अगर मैं उससे रिलेट नहीं कर रहा, उस गम से उसको उस शिद्दत से महसूस नहीं कर पा रहा, फिर भी मैं उस मरसिए को महसूस कर रहा हूँ। हाँ। वो एक तहजीबी चीज है। मतलब अनीस का या दबीर का, खास तौर पे मैं अनीस का कहूँगा, मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि वो शिया मरसिया गो शायर नहीं है, वो एक तहजीबी शायर है। वो सारी मंजर कशी कर रहा है, लेकिन उसको उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अवध है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा इलाका है, मेरा मुल्क, मेरा शहर, मेरे लोग। तो वो एक तहजीबी शायर ज्यादा बड़ा है, इसलिए उसको हमेशा आप वो मजहबी कसौटी पे नहीं परखेंगे, जैसे बाज लोग करते हैं कि भाई ये अनीस ने क्या कह दिया या फलाना कह दिया। भाई वो सफा चट आदमी है, क्लीन शेव आदमी है, मूछे उन्होंने रखी हुई है, वो उन मानों में एक मजहबी आदमी नहीं है, वो एक तहजीबी आदमी है। तो आपको शायरों को ये छूट तो देनी पड़ेगी कि भाई उसकी तख्लीक कहीं से कहीं पहुंच रही है या उसका तसव्वुर कहीं से कहीं पहुंच रहा है, तो वो उसका बयान करेगा। वो एक तख्लीककार है भाई, वो मुअर्रिख नहीं है, या वो कोई मजहबी रहनुमा नहीं है कि जो आप चाहेंगे वो उसी बुनियाद पे करे। इसलिए जब कोई बात करता है, जैसे मिसाल तौर पर अकील गलवी साहब ने बात की, मुझे उस वक्त भी ये लगता था कि अगर मीर पे कोई बात कर सकता है इस तबके का तो जमीर नकवी साहब है। जमीर नकवी के अलावा मीर पे कोई बात नहीं कर सकता। जमीर नकवी की और चीजें अपनी जगह है कि भाई वो ज़ाहिर है उसमें भी एक मुबालगा है, लेकिन जो मीर पे उनका लेक्चर है अगर किसी ने सुना है तो उसको अंदाजा होगा कि उस आदमी का पाया क्या है। भाई जमीर अख्तर नकवी साहब जो है ना, उनकी हर चीज पर मुझे वो तो फिर जाहिर है, और वो क्यों बने इस पे कभी बात करेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है, हम करेंगे इस पे। नहीं, मैं ये कह रही हूँ आपसे, सुना रहे हैं तो आपने सर मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप अपनी सिर्फ राय ना दे, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि उसके पीछे एक पूरी कहानी है कि ये सब क्यों हुआ, और अचानक से एक इतना पढ़ा लिखा आदमी जो लखनऊ की तहजीब का सबसे खूबसूरत, यहाँ पे आखिरी हमें जो चिराग नजर आ रहा था, जुबान, लहजा, अदायगी, इल्म, उसके ऊपर ग्रिप और हवाले याद रखना, हत्ता के जमीर अख्तर नकवी ने कुछ खते पढ़े हैं अमीर अनीस के, और ऐसा लगता है शायद जमीर साहब ने लिखे। इतना रचा बसा है अवध का जो लहजा अनीस ने लिखा, फिर जब उसको जमीर अख्तर नकवी ने, और बहुत आम शाम ये मिल जाता है जी, मैं यही तो आपसे कह रही हूँ। तो वो जो मैंने जब फर्स्ट टाइम इसके मजालिस तो मैं सुनी रही थी, लेकिन उनकी जब शायरी अनीस की मैंने उनके मुंह से सुनी, तो जो उनका अदायगी का अंदाज था वो ऐसा लग रहा था कि शायद ये जमीर अख्तर नकवी ने लिखा है। मीर अनीस ना होते तो मुझे पता भी न चलता कि हुसैन की आंखें क्या थीं। हुसैन मैदान में आए और एक बार लश्कर पे नजर डाली। मीर अनीस ने फौरन हुसैन की आंखों को देखा। आंखों को कहिए ऐन तो ऐने खता है ये, पर्दे न क्यों हो साथ के नूरे खुदा है ये, सबको है चश्मदाश के ऐने अता है ये, बीमार खुद पसंद के मरज की दवा है ये, सरखुश भी जाम इनकी मोहब्बत के पी गया, देखा निगाहे लुत्फ से जिसको वो जी गया। अब यहाँ से 53 सिफतें अनीस ने आके एहसान भी, हया भी, मुरव्वत भी, कहर भी, लो मौत भी, हयात भी, अमृत भी, जहर भी, बीना भी, नुक्ता संग भी, दानाए दहर भी, तस्नीम भी, बेहिश्त भी, कौसर की नहर भी, सर शर्म से झुकाती है नरगिस रियाज में, जन्नत सवाद में, यद बैजा बयाज में, आहू शिकारो मस्तो कमादारो, शेरगीर होशियारो खुश निगाहो सुखन सन जो दिल पजीर, कब्जे में अबरुओं की कमाने मिशा के तीर, जिस सादा दिल को इनकी स्याही की याद हो, ना खानदा भी अगर हो तो रोशन सवाद हो, आहू फरेबो अशवा फरोशो करश्मा दार, तन्नाजो शर्मगीनो करा खाबो सरफराज, हकबीनो पाक बादो बेदारो बेनियाज, अरे गिर्द इसके फिर ये काबा ईमा का तौफ है, बस आए अनीस बस नजरे बद का खौफ। अच्छा, लखनऊ का भी तो कितना ज्यादा, फिर मैं भूल जाऊंगा, असातिज़ा लिखा है कि जब मीर अनीस पढ़ते थे बड़े इमाम बारगाह में लखनऊ के, आप तो शायद गई भी है, उसकी मैं होकर आई हूँ, उसके मेंबर पे जब वो बैठते थे ना, वो ऐसा लगता था कि वो पूरा एक्ट कर रहे हैं उसको,
मतलब जब भाई वो ये इसका पार्ट रहा है। मंजरकशी बयान जी, कर रहे जी, होते थे जी। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके हाथ किस तरह से हिल रहे हैं, उनके चेहरे का उतार चढ़ाव, मतलब वो वन मैन शो चल रहा होता था भाई। वो पूरा ऐसा लगता था कि वो मंजर को अपनी बॉडी लैंग्वेज से बयान कर रहे हैं, अपने हर शेर को अपने जिस्मानी हरकत से वो बयान करके बता रहे हैं। 70s और 80s तक, बल्कि 70s वो तक की एक मैं बात पूरी एक करूंगी। जैसे अच्छे भाई हैं या पुराने जो यहाँ पे मर्सिया गो है, खासतौर पे नौहा खान जो रहे, अगर आप आज भी उनकी वीडियो के सेट्स देखें तो वो बिल्कुल वही अंदाज है कि वो अपनी स्टेज पे जो उनकी जगह है जहाँ माइक लगा हुआ है उससे आगे बढ़ के जिस्मानी अपने उससे बताते थे कि अच्छा। क्या हुआ। मिसाल मतलब के एक तौर पे टैब्लो टाइप का हो जाता है उसे तमसील कहना ज्यादा तमसील, बेहतर है, exactly, exactly। ठीक है, उसको तमसील कहना। और फिर किसी दिन बात करेंगे कि तमसील का जो करबला की तमसील है उसका पाकिस्तान का अब जो पाकिस्तानी खित्ता है उसमें क्या किरदार रहा और वो कब जाके खत्म हुआ। और उसमें फिर मैं बात करूंगी कि बलूचिस्तान का कोयटा जो है वो दो एतबार से इसमें बहुत है। एक कि हमारे जो हिंदू मजहब के मानने वाले हैं उनके हवाले से क्या है, ये फिर वहां चली जाएगी, इसलिए मैं बिल्कुल उसको टच नहीं करी। और तमसील के हवाले से कौन से हमारे इलाके थे बशमूल कराची के जहाँ पे करबला की तमसील बाकायदा बनाई जाती थी, फिर वो कैसे रुकी। तो मुझे लगता है कि मुझे क्या लगता है ये रियलिटी है कि जो तारीख है करबला की उसको सिर्फ तारीख का जो मौजू है या जो उसकी क्या कहते हैं चार दीवारी बनती है, उसकी हदूद अरबा बनते हैं, उससे बाहर निकाल कर आम आदमी तक उसे जिंदा रखने में शायरी ने, शायरी की असनाफ में मरसिए ने, और न सिर्फ इसमें आप ये देखिए कि आम शायर जो अगर मोहब्बत पे बात कर रहा है और अगर उसको अपना दुख बयान करना है तो कहीं ना कहीं करबला से कुछ मिसाल उठा के ले आता है, ठीक है। तमसील वाला अच्छा, मामला ना ईरान में अब भी है। इसी तरह लोरी का, ईरान में तो है, मैं अभी आके इसी तरह लोरियां आप देखें कि जितनी लोरियां जो माओ ने गाई हैं, चाहे वो कहीं लिखी हुई हैं या सिर्फ हमने सुनी हुई है, उन सब में भी मोहम्मद अपनी मोहब्बत को जिस तरह इस्तारा है वो जाके जोड़ता है। जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा उनको लोरी दे रही है क्योंकि उनकी माँ इतना अरसा उनके साथ ना रह सकी, या हमें लगता है कि जो लोरी हजरत अली असगर के वजूद के साथ उनकी शख्सियत के साथ जुड़ी हुई है। तो हर सिन्फ में, क्योंकि करबला ने आपको कैरेक्टर्स भी दिए, आपको मिसालें भी, चलती फिरती मिसालें जिंदा, आपको मज़ाहमत सिखाई, आपको सियासत समझाई, आपको रजत सिखाया, आपको मर्जिया सिखाया, और उसके बयान के लिए जिसके पास जो था उसने अपने, अब देखें शहनाई पर दिल्ली की ये रिवायत तो जिंदा है ना। अभी जो हमारे लेटेस्ट एक शहनाई नवाज जो उनका इंतकाल जब हुआ हिंदुस्तान में, बिस्मिल्लाह खान उनका, तो वो क्या करते थे कि वो 10 मुहर्रम की सुबह, और इसको इस मंजर को वीडियोस में मौजूद है कि क्या होता है, दिल्ली का जो गेट है, दिल्ली गेट जो कहलाता है, वहाँ पर सूरज निकलने से पहले ये शहनाई बजती थी जिसमें मरसिए के ऊपर ही उसकी धुन बजाई जाती थी और लोग उस पर फिर, और यही चीज लखनऊ में भी है, अभी यहाँ अगर कोई शहनाई बजाए तो बजती है अब भी बहुत जगहों पे। और अगर कराची मौलवी शहर में मना नहीं आपको करेंगे। देखते, मैं कह रही हूँ अगर आपको इसका मंजर देखना है कराची शहर में तो बड़ा इमामबाड़ा जो हमारे खारादर के अंदर है, उसका में मुहर्रम का जैसे आगाज होता है तो अभी भी नौबत बजती है बिल्कुल वो, बल्कि कई लोग तो उसको देखने जाते हैं क्योंकि कितनी पुरानी तारीख है। और वो ये लोग कहते हैं कि जब नहीं था कम्युनिकेशन का, ये लाउड स्पीकर्स नहीं थे, तो भी तरीका था कि नौबत बजा के उनको, लेकिन वो नौबत जी तो अभी वैसी है, और वो मुख्तलिफ छोटे बड़े इसके साइज होते हैं, इनके नाम होते हैं, तो रिदम बताता है कि अब ये क्या हो रहा है, ये दुख का ऐलान है, ये खुशी का ऐलान है। इस पर चलती चलती जरा से क्या, इसमें मैं एक बात बताऊं कि खालिद तूर एक राइटर है, उन्होंने पिंडी घेप के जो इलाका है उससे मुतालिक अपना एक नॉवल लिखा था, एक कहानी लिखी है उन्होंने, और वो है कानी निकाह। और मैं कानी जो काना होता है, इससे झाड़ू और तीले बनते हैं ये, तो कानी निकाह एक रस्म है और उसपे वो नॉवल है, वो लोगों को पढ़ना चाहिए। उसमें जिसने मुझे हिला और जुला के रख दिया तो खत पूरा ही का पूरा है, लेकिन एक जगह वो है जहाँ पे राइटर ढोल की, जो आम घरों में ढोल बजता है, उस ढोल के रिदम से आप तक सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि ये खुशी में बज रहा है या ये दुख में बज रहा है, और धम धम ताना नाना धम धम, तो आपको महसूस हो जाता है कि ये खुशी का है या ये गम का है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह यहाँ पे बजता है। फिर हुसैनिया ईरानियन में जब निकलते मुख्तलिफ 6 से लेके 10 तक के छोटे बड़े जो जुलूस निकलते हैं, उसमें बाकायदा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल है। और मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में ये चीज देखी कि इस मजहबी मकतबा फिक्र में इतनी पाक हस्तियां जिनके साथ आपकी बहुत अकीदत जुड़ी हुई है, उसमें जब इसका इस्तेमाल हुआ तो वो उनके लिए काबिले नफरीन नहीं है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। वो जैसे मैं आपको उस दिन कह रही थी कि KPK का एक इलाका है जहाँ पे आज भी ढोल के ऊपर वो जंजीर जनी करते हैं, मातम करते हैं वो उसी के ऊपर,
क्या वजह है उसकी, वो एक पूरी कहानी जो मर्सिया की हद से निकल जाएगी। तो ये एक्सेप्टेबिलिटी यहाँ पे रही। इसी तरह जिन घरानों में मर्सिया खानदानों से घर के अफराद पढ़ते हैं, बच्चियां पढ़ती हैं, खवातीन पढ़ती हैं या मर्द हजरात पढ़ते हैं, तो उनकी तरबियत के अंदर आज भी उस्तादों को रखा जाता है ताकि वो उनके सुर ताल ठीक करें। तो अगर ये कहा जाए कि इन असनाफ ने भी मर्सिया गोई के जो लिखत थी उसको आम लोगों तक लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। ऐसे ही है जैसे आप 10 किताबें पढ़ें, उनसे कुछ अच्छी बातें निकाल के हम 3 की मौजूदगी में बता दें, तो मैंने 10 किताब नहीं पढ़ी, मैंने आपकी 3 से फायदा ले लिया। मर्सिये और नौहे ने ना इस मकतब फिक्र को भी जिंदा रखा है। वैसे और भी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत अहम है ये अवाम में जो एक जज्बाती वाबस्तगी है और अवाम में एक अपनाइयत है इसके लिए, और लोगों को समझाया है इस वाक़े को। बताओ अगर मर्सिये और नौहे ना होते तो शायद करबला जैसे सियासी तहरीकों में नारा अहमियत रखता है, बिल्कुल यही यहाँ पे हुआ। और शिया लोग शायद उससे वाकिफ नहीं होते। आपको नहीं ये ऐसा नहीं है, नहीं ये आपका ख्याल है, ऐसा है नहीं। जब आप घरों में एहतमाम करते हैं, इसका मतलब है आपको उसका पता है कि ये इस तरह जिंदा रहेगी चीज, ये इसके साथ जोड़ी जाए, और जोड़ दी गई, और वो बहुत आराम से, क्योंकि माशा ऐसा था। मर्सिया ने रिलेटेबल कर दिया ना। अब मीर का मर्सिया है, वो उसमें सारी अवध की शनाख्त या हिंदुस्तान की जो इस्लामी हिंदुस्तान है उसकी एक तहजीबी शनाख्त है ना, तो रिलेटेबल हो गया ना। वो कोई भी समंदर पार करबला में अगर कोई वाक़या हुआ है, आप उसको रिलेट करना मजहबी तौर पे तो आप ज़ाहिर कर सकते हैं, तहजीबी तौर पे करना वो मर्सिया ने सिखाया है। कोई भी चीज़ जब आप उसको पोइट्री में या पोम में रिपीट करना शुरू कर देते हैं ना, तो वो लोगों में ज़्यादा जल्दी ट्रांसफ़र होती है। बिल्कुल। वंस आई वाज रीडिंग हिस्ट्री, तो मुझे याद है कि जो ये यहूदी माएँ होती हैं, ये जो पूरी तौरा होती है, तौरेत जो होती है, उसको अपने बच्चों को जो है वो गा के और पढ़ के जब वो छोटे होते हैं, लाइक जब वो गोद में होते हैं 2 साल की उम्र में, उन्हें बताना शुरू कर देती है। उससे क्या होता है, और ख़ास जब उन्हें दूध पिलाती हैं और फिर जब उन्हें सुलाती हैं, तो वो स्टोरी टेलिंग के जरिए मतलब जो लोरी की फॉर्म में वाक़या दर वाक़या करती है। और मेरे ख्याल में जब हम मर्सिया कहते हैं या मजालिस होती है, उसका भी इम्पैक्ट यही होता है कि वो लोगों, जाहिर है हम उससे सीखते पढ़ते हैं, वो एक अलग है, उसकी याद एक अलग है, लेकिन आपकी इमोशनल अटैचमेंट उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको शायद अल्फाज याद नहीं रहेंगे, लेकिन वो कैफियत और वो इमोशन आप नहीं निकाल सकते, और एवरी टाइम कभी भी कहीं भी वो मर्सिया पढ़ा जाएगा ना, आप वो दोबारा महसूस करेंगे और आप वहाँ पहुँच जाते हैं। मुझे एक जुमला याद आ गया, शायरी इंसान की मादरी ज़बान है। वाह वाह वाह, शायरी इंसान की मादरी ज़बान। बिल्कुल बिल्कुल, यानी जिससे भी एक बात कही है बिल्कुल परफेक्ट। मर्सी की, सॉरी आपकी बात कर दी यार, मर्सी की हम जब बात कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान में जब मैं इसको देखती हूँ, हम पहले भी मैं और आप बात कर रहे थे, तो बहुत सी जुबानें हैं यहाँ पे जिनमें मर्सिया कहा गया, पश्तो में भी है और आपका सिंधी में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो इम्पैक्ट सराइकी ने डाला है इसके ऊपर, उसका जवाब नहीं है। जो दोस्त कनाडा शिफ्ट हो गए और जब वो पहला मुहर्रम उनको वहां पड़ा, तो वो जज्बात में हमें फोन करके बता रहे थे कि भाई 2 बातें हुई हैं। एक तो ये कि यहाँ पे भी ज़ाहिर है वो जो पूरे पाकिस्तान से लोग गए हैं, तो लेकिन वो चाहे सराइकी बोलने वाले थे या नहीं, लेकिन वो सराइकी में नोहा पढ़ रहे थे और गलत पढ़ रहे थे, क्योंकि उनको शायद सराइकी नहीं आती थी, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मातम हुआ, ये ज्यादा लोग उससे मुतासिर हो रहे थे। फिर पता चला कि कैलगरी में, मैं बाकी कनाडा का मुझे नहीं पता, वहां पर मुहर्रम के अयाम में एक रेडियो प्रोग्राम आता है हुकूमत की तरफ से जो इससे मुताल्लिक होता है, और उसके अंदर भी फिर जब नौहे आते हैं तो सराइकी का नौहा लाजमी आता है इसके। तो इसी तरह मैंने आपको बताया भी था शायद कि हमारे एक दोस्त हैं, वो अब तो जन्नत सिधारे, वो केरला गए और वो अपने किसी आम काम के हवाले से गए थे, लेबर्स के हवाले से उनका काम था। तो वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद वैसे गली मोहल्लों में घूम रहे होंगे, तो उन्हें आवाज़ आई और उससे अंदाज़ा उन्होंने लगाया, जरा उन्हें केरला की ज़बान नहीं आती थी, कि ये कुछ मजलिस जैसा लग रहा है। तो कहेंगे मैं आवाज़ का पीछा करते करते जब वहाँ गया तो शामियाना लगा हुआ था और उसके अंदर मजलिस ही हो रही थी। तो कहेंगे मैं अंदर दाखिल हो गया, ज़ाहिर है वो तो कोई ऐसी पाबंदी वाली जगह नहीं होती। उन्होंने कहा जब मातम शुरू हुआ तो दूसरा या तीसरा नौहा वो सराइकी में था। आप यकीन जाने जब मैंने सुनी ये बात, उसके मुंह से ये बात मैंने सुनी थी, बहुत हैरान कुन है। तो क्या वजह है कि सराइकी जबान अगर तो केरला में सराइकी मैं यही और ये कितनी हैरान कुन बात है। एक तो केरला, हमारे एक दोस्त हैं, वो केरला जहाँ पर उर्दू भी बोलनी, हिंदी भी नहीं बोली जाती, सही बोली जाती, जी सराइकी में नौहा जी। हमारे दोस्त हैं, उनका नाम तो अब मैं मुझे याद भी है तो मैं नहीं बताऊंगा। वो हमारे न्यूज़ राइटर कहते थे आइए इनसे मिलिए, ये तहकीक कर रहे हैं फ्रांसीसी अदब पे सराइकी के असरात। वाह भाई वाह 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 वाह, नहीं हो सकते? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, अगर केरला में हो सकते हैं तो वहाँ भी हो सकते हैं। ये तय किया था कि हम मर्सिया या मर्सिया का कुछ हिस्सा, कोई अपने पसंद का मर्सिया, उसका कोई टुकड़ा सुनाएंगे
और एक दूसरे को सुनाएंगे और आप भी सुनिए। अच्छा तो देखिए, कुछ नहीं बिल्कुल, लेकिन क्या मैं जरा कहते अपनी हैं, वो बात को स्ट्राइक मुकम्मल कर लूं कि, और मैं इत्तेफाक से उसको जोड़ ही रही थी और मैंने अब ताबान को भी सुनाया भी था। अब वो सिर्फ मैं एक मिसरा या एक शेर मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन उसके अंदर मैं और ताबान ने पहले भी एक दफा एक हम बहस कर रहे थे कि कौन सी तहरीर अच्छी होती है, कि कौन सी गुफ्तगू अच्छी है जो आपके लिए सवाल छोड़ जाए, आपके अंदर से सवाल निकाले। वरना हम कौन होते हैं कि 2+2=4 का फार्मूला, हम रियाजीदान नहीं है जो हम इसमें बात करें। तो इसी तरह कुछ शायरी के अंदर, जो फिर मैं ये कहती हूँ मेरे पास चूंकि 3 जबानों बल्कि 4-5 जबानों का आसानी है, मैं सिंधी भी पढ़ लिख लेती हूँ, मैं पंजाबी भी, हिंद को भी, सराइकी भी। तो मैं मवाजना जब करती हूँ तो मुझे जो मुतासिर करती है खासतौर पर मरसिए की जुबान या नोहे की जुबान, वो सराइकी है, जिसका कोई जोड़ मुझे नजर नहीं आता। और जो उर्दू शायरी है उसके अंदर खासतौर पर जब मरसिए में खिताबत है उसके लिए जो अल्फाज है वो उनका फिर वहां जोड़ नजर नहीं आता। तो उसमें एक नोहा है और बड़ा पॉपुलर भी रहा वो ये कि सज्जाद लइए मुश्किल है शाम दा सफर, सज्जाद लइए मुश्किल है शाम दा सफर, अकबर भिरा दा कातिल आबिद दा हम सफर। कि वो ये कह रहे हैं पहले मिसरे में कि सज्जाद के लिए बहुत मुश्किल है शाम तक का सफर जो बतौर कैदी बनना है। उससे ज्यादा अजियत यह है कि अकबर जैसे भाई का कातिल उनके सफर में उनके साथ साथ है। तो वो अजियत, वो अब देखिए, आप नहीं जानते हो कि अकबर कौन है, हजरत अली अकबर के बारे में ना जानते हो, आप किसी आम शख्स पे रख के बात करें कि उस शख्स के बारे में कहा जा रहा है जो बेचारा कैदी है और इतनी तकलीफ में उसको पैदल ले जाया जा रहा है, और उससे ज्यादा उसके लिए अजियत की बात क्या है कि उसके अपने बहुत प्यारे भाई का कातिल उसका हमसफर है। बात खत्म हो गई। इबलाग से ज्यादा क्या शायरी में हो सकता था। और इसको जब उर्दू में आप ट्रांसलेट करें इसका मजा ही खत्म हो जाएगा। वो जो शेर का तर्जुमा हो, और कई जगह हुआ भी है, वो अच्छा भी लगता है, लेकिन इसको जब आप करते हैं और इस तरह बहुत सी, जैसे मेरी वालदा, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो तो अहले सुन्नत से हैं, लेकिन अभी इन्होंने बताया कि इनकी दादी जब पढ़ के सुनाती हैं तो इस करबला ने एक और जो चीज़ बड़े मज़े की दी ना, वो ये दी कि लोग उससे ऊपर उठ के, और मैं अक्सर इस बात से कहती हूँ कि इस पूरा जो अकीदे के मानने वाले हैं, बल्कि आम लोग, जो हम सब जितने लोग इस खत्ते से जुड़े हुए हैं, मदीने की, अरब से और इधर से सारे, इन सब के लिए मज़ाहमत का सबसे मजबूत इस्तारा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। खैर वो एक ठीक है, उसमें और फिर बहुत सारी बात हो वो सकती हम है। कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं अपनी राय दे रही हूँ और मैं उस पर बहुत ज्यादा, मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है आपकी कि बात से मैं कनेक्ट करना चाहूंगा। साजिया ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम हर मौजूद पर बात कर लेते हैं, तो इतनी टॉलरेंस है। मुझे टॉलरेंस का लफ्ज थोड़ा सा यहाँ मतलब ऐसा लगता है कि भाई मकालमा करना तो इंसान की बुनियादी वस्फ है ना। अगर आप रहा बात नहीं ना, कर सक रहे तो फिर मतलब आप तो क्या हुआ हमारे यहाँ? पर्टिकुलर वस्फ की कमी है, इसमें टॉलरेंस कहाँ से आ गई? नहीं ताबन, मैं तो आप बात तो टॉलरेंस करेंगे ना यार। डिसएग्रीमेंट नहीं ताबन, देखिए टॉलरेंस डिसएग्रीमेंट की बात हाँ, वो डिसएग्रीमेंट भी उस मकालमे का हिस्सा है। है, मतलब वो आपको लेकिन रहा नहीं ना। का हिस्सा है। आपको क्या तकलीफ है, मुझे क्या तकलीफ है, यही तकलीफ है कि हम बात, वो जॉन ने क्या कहते हैं, बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। तो ये दुख है ना कि हम बात नहीं कर, हत्ता के ये मैं इस कहता बात हूँ पे, बात करने से बात बनती है। लेकिन करने की जगह भी तो, अगर मैं आपका मुंह पकड़ लूं, मैं सादिया को ताना देना शुरू कर दूं, तो फिर क्या होगा? आपकी बहुत सी गुफ्तगू से मैं एग्री नहीं करती, वो मेरे जज्बात को भी हिला रही होती है, लेकिन अगर मैं ये सब छोड़ दूंगी तो ना मेरे लिए गुंजाइश पड़ेगी, ना आपके लिए गुंजाइश बचेगी, फिर हमारे होने का कोई फायदा नहीं है ना। मतलब अगर वो हिलाए नहीं तो उस बात का कोई फायदा नहीं। अच्छा, मुझे लगता है जब बात करने वाले नाजुक अगर नहीं है तो बेकार है शीशा। नाजुक अगर नहीं है तो बेकार है शीशा, भारी अगर नहीं है तो पत्थर खराब है। कैसा? बहुत अच्छा है। चलो। अच्छा, ये सादिया कह रही है बहुत अच्छा है। नहीं, मैं क्यों नहीं कह सकती? नहीं, सादिया का शीशा अरे भाई, ये तो बहुत मैं है। अच्छाई में कह रही थी कि सादिया भी कह रही है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, शाबाश। वैसे ही बस थोड़ी सी ग्राउंडेड हूँ। अच्छा, सो ये कह के आपने बता दिया कि कितनी ग्राउंडेड है। अच्छा, यू आस्क सादिया समथिंग। हाँ, मरसिया सुनना है मुझे आपसे भी। अच्छा, लेकिन मैं चाहूंगी आप सुनाइए, पहले आप शुरू कीजिए। जेंट्स फर्स्ट होता है। पता नहीं कहाँ से आज हमें पता नहीं, कोई नहीं, हम आज हमें पता चला है क्योंकि अनीस इन्होंने का एक कहा। तवील मरसिया है। मैंने कुछ इसके हिस्से निकालने की अच्छा। कोशिश की है जिसमें वो 2-3 रंग आ जाएं। जैसे मैं बता रहा था ना कि वो इसमें हिमासा भी है, इसमें अलमिया भी है, उसमें रज़मिया भी है, उसमें मंजरकशी भी है, उसमें जो इंसानी ताल्लुकात हैं वो भी है। फिर अनीस को अपने ऊपर एक मान भी था और शायर, अनीस की जो अहमियत है और हैसियत है उसको खुद भी पता था ना कि मैं अनीस हूँ भाई। तो मैं शुरू करता हूँ, इजाजत। जी जी जी।
तारीफ में चश्मे को समंदर से मिला दूं, कतरे को जो दूं आप तो गौहर से मिला दूं, जर्रे की चमक मेहरे मुनव्वर से मिला दूं, खारों को नजाकत में गुले तर से मिला दूं, गुलदस्ते मानी को नए ढंग से बांधूं, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूं। क्या बात है। नाकदरी आलम की शिकायत नहीं मौला, कुछ दफ्तरे बातिल की हकीकत नहीं मौला, बाहम गुलो बुलबुल में मोहब्बत नहीं मौला, मैं क्या हूँ किसी रूह को राहत नहीं मौला, आलम है मुकद्दर कोई दिल साफ नहीं है, इस अहद में सब कुछ है पर इंसाफ नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा तब्दीली, मतलब मंजर की तब्दीली है। इमाम हुसैन की पैदाइश के वक्त जिब्राइल आते हैं, वो एक रिवायत मौजूद है कि उन्होंने आके हुजूर को एक मट्टी दिखाई, मट्टी के करबला की, और बताया कि आपका नवासा कत्ल हो गया। तो जब ये बताया तो हुजूर की क्या कैफियत थी, और हुजूर ने उनसे क्या कहा? कट जाएगा जब सर तो सितम लाश पे होंगे, घोड़ों के कदम सीने सदपाश पे होंगे, चिल्लाए मोहम्मद के मैं बिस्मिल हुआ भाई, ए वाए अफी क्या ये खबर मुझको सुनाई, दिल हिल गया बरछी सी कलेजे में दराई, ये वाकया सुनकर न जिएगी मेरी जाई, ये वाकया सुनकर न जिएगी मेरी जाई, मुमकिन नहीं दुनिया में दवा जख्म जिगर की, क्या क्यों कर कहूं जहरा से खबर मर्गे पिसर की, जिस वक्त सुनी फातिमा ने ये खबरे गम, शादी में विलादत की बपा हो गया मातम, चिल्लाती थी सर पीट के वो सानिए मरियम, बेटे पे छुरी चल गई या सैयदे आलम, खंजर के तले चांद सी तस्वीर की गर्दन, कट जाएगी है मेरे शब्बीर की गर्दन, है कई दिन तक न मिलेगा उसे पानी, है ये सहेगा ताबे तिश्ना दहानी, हो जाएंगे एक जान के सब दुश्मने जानी, हो जाएंगे एक जान के सब दुश्मने जानी, है मेरा महबूब मेरा यूसुफ सानी, पैराहने सज्जाद कफन होवेगा उसका, सर नेज़े पे और खाक पे तन होवेगा उसका, सब अपना दिखाने को ये आए हैं जहां में, यूं खल्क से जाने को ये आए हैं जहां में, जंगल के बसाने को ये आए हैं जहां में, अम्मा के रुलाने को ये आए हैं जहां में, हम चांद सी सूरत पे ना शैदा हुए होते, काश मेरे घर में ना पैदा हुए होते। अब थोड़ा मंजर बदलते हैं, हम करबला की तरफ चलते हैं, और इमाम हुसैन अब मुकाबले के लिए, मुबारजे के लिए निकल रहे हैं। घोड़े पे चढ़ा खुद असदुल्लाह का प्यारा, ऊंचा हुआ अफलाके इमामत का सितारा, शोखी से फरस पाँव न रखता था जमीन पर, गुल था कि चला कुतुबे ज़मा अर्शे बरी पर, शबदीज ने छल बल में अजब नाज दिखाया, हर गाम पे ताऊस का अंदाज दिखाया, जेवर ने अजब उसने खुदादाद दिखाया, फितराक ने औजे परे परवाज दिखाया, खाक पे पाऊं तो एक अर्शे बरी पर, गुल था कि फिर उतरा है बुराक आज जमीन पर, आदा की जबानों पे ये हैरत की थी तकदीर, आदा की जबानों पे ये हैरत की थी तकरीर, हजरत ये गजब पढ़ते थे तोले हुए शमशीर, दरिया ने भी देखी नहीं इस धार की तलवार, बिजली की तो बिजली है ये तलवार की तलवार, दम ले कहीं रुककर वो रवानी नहीं इसमें, चलने में सुबुक्तर है गिरानी नहीं इसमें, दोज़ख की जबानों से भी आज इसकी बुरी थी, बरछी थी कटारी थी सरोही थी छुरी थी, उल्फा के पनाह अब हमें या शाह जमा दो, फैलाए थे दामन को फरेरे के अमा दो, शह कहते थे ऐ बाढ़ पे दरिया न रुकेगा, इस मौज पे आफत का तमाचा न रुकेगा, है फतह जफर दिल बरे जहरा न रुकेगा, तागर्क न फिरौन हो मूसा न रुकेगा, अम्बोह से यूं तेरे दुसर तोल के निकले, गोया दरे खैबर ग्वाली खोल के निकले, दुनिया जो बची रूहे मोहम्मद का सबब था, दुनिया जो बची रूहे मोहम्मद का सबब था, शब्बीर अगर रहम न करते तो गजब होता। क्या इसमें कैसे कैसे, अच्छा एक इसमें लफ्ज आया है
तो मेरा दिल चाह रहा है मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत करूँ। जरूर। मिसरा है, शब्दीज ने छल भल में अजब नाज दिखाया। शब्दीज क्या है? बताइए। शब्दीज असल में खुसरो परवेज का घोड़ा है, और शब्दीज का मतलब है रात की तरह काला, इतना स्याह काला था। तो वो खुसरो उस पर निकलता था, और बाद लोग कहते हैं वो शीरी से मिलने भी उस पर जाता था। खुसरो परवेज शीरी फराद के साथ जो है ना फराड हो रहा था, तो वो शब्दीज पे निकल के जाता था। और एक रिवायत ये भी है कि उसने ये कहा था कि अगर ये मर जाए ना, उसको बहुत मोहब्बत थी उससे, कि अगर शब्दीज मर जाए मुझे बताना नहीं, अगर किसी ने बताया मैं उसको कत्ल कर दूंगा। तो वो उस कैफियत में था, शब्दीज मर गया था। तो उसका जो महल का शायर था, उसने शब्दीज की तारीफ में एक मदह लिखी और उसमें उसका जिक्र कर दिया उसके गुजरने का, तो वो उसके लिए काबिल कबूल हो गया। तो वहाँ शब्दीज को वो उस रिवायत से भी मिलाया गया, वो ईरान की रिवायत। हाँ, हाँ। वो जो मैं कह रहा हूँ तहजीबी अंसर सर, बहुत हैं। अच्छा इसमें देखिए जो छल बल है वो कितना अनोखा सा है लफ्ज, लेकिन कैसे उसकी है तो गम का और अफसोस का और अच्छा वो तो आज भी हमारे यहाँ सुनने को मिलता है, हमारे बहुत से घरों में क्या है ये क्या कर दिया, वो उसकी जगह अरे ने ले शेर में ली। नहीं मिलता ना। हाँ, छलबल शेर में इतना नहीं मिलता। मासूम सा लफ्ज लग रहा है, लेकिन उसकी डेप्थ नहीं, कितनी ज्यादा, अच्छा देखिए अब ये है, डेप्थ कितनी ये ज्यादा लफ्ज की है। खुद इनके यहाँ सादिया ने जो महसूस किया वो उनको बहुत मासूम लफ्ज लग रहा है। अब जो कि शब्दीज से ही जुड़ा हुआ है, मैं यही तो कह मेरे रही यहाँ हूँ। उसके अंदर एक अकड़ है, एक गुरूर है, और लफ्ज जो है वो मुझे उस नहीं, तरह मैं से कह रही हूँ महसूस हो रहा लफ्ज है। कितना छोटा सा जी हाँ, है, जी हाँ। और मज़ाहिर इसका अगर आप उसकी मानवियत ना समझ पाए तो आपको लगेगा कि बहुत मासूम सा लफ्ज है, लेकिन जब आप उसको पूरे मरसिए के साथ जोड़कर सुन रहे हैं तो फिर आप वही वाली बात आ जाती है कि वो मंजर घोड़े का वो सारा मंजर हाँ। सामने। अभी जो उन्होंने बात की थी अपनी दादी के हवाले से, तो मुझे एकदम याद आया बड़े भट्ट साहब, आपके भी दोस्त हैं हमर और हमारे भी दोस्त हैं। तो उनके जो दादा थे उन्होंने ये बात मुझे खुद बताई थी, और माशाल्लाह अच्छी एज थी उनकी, और ज़ाहिर है वो लोग भी पाकिस्तान जब बना तो इनका भी सियालकोट से ही सारा सिलसिला था। तो वो बताते हैं कि एक दिन मुझे कहने लगे कि मुहर्रम के दिन थे और वो तो बहुत महफिल वाले आदमी थे, तो मुझे कहने लगे लो तुम शिया क्या पढ़ते होगे जो हम लोग पढ़ते थे। मैंने कहा अच्छा दादाजी ऐसा होता था? कहने लगे और क्या, इतने शौक से हम ताजिए बनाते थे, और मोहल्ले में बीच में पुराने स्टाइल थे कि चारों तरफ मोहल्ले और बीच में कुछ जगह बन गई थी जो खासी बड़ी थी। तो वो बताने लगे कि वहीं पे जो सियालकोट में उनका गांव है, आई थिंक चविंडा, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, तो कह लेंगे कि वहां पे होता ही था कि हम लड़के वाले बैठ जाते थे सारा दिन कि भाई ताजिया तैयार करें, हमने निकालना है। तो कह लेंगे उस दौरान हम नौहे पढ़ते थे, तो कह लेंगे ज्यादातर आबादी नॉन मुस्लिम्स की थी, जो उनका मोहल्ला था उसमें ज्यादातर सिख भी है, हिंदू भी रह रहे थे। तो कह लेंगे कि मैं अब वो तो आराम का वक्त है, ये लोग घरों में और हम लड़के बाले बार ये कर रहे हैं। तो कह लेंगे जब मैं नौहा पढ़ता था ना, तो उनके अल्फाज में मैं अगर बताऊं, कहते थे वो चीका मार के बाहर आ जाती सन, तो कहती सन महबूब रुकी ना, पढ़ी जा तू पढ़ी जा। अब ये क्या है? अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि मरसिया निगारी है जो नौहों के जरिए बहुत ऊपर चले गए इमाम हुसैन इस हवाले से कि लोगों ने उस कैद से निकल के उनको देखा और महसूस किया, ना सिर्फ देखा बल्कि महसूस किया। अब वो अगर कह रहे हैं कि जो नॉन मुस्लिम खवातीन है वो चीखे मार के बाहर निकल आती थी और उनसे तरला मिन्नता करती थी कि आपने रुकना नहीं है। जबान के इम्पैक्ट देखिए ना। अच्छा, अब आप कोई मोती आप जो निकाल के लाएंगे? अच्छा, पहले तो मैं सिर्फ ये बात कहूंगी कि देखिए जो मरसिए की जो सफर है ना, उसमें मेरा ख्याल है कि अनीस का सफर खत्म नहीं होगा, और वो हर बार चैलेंज करेंगे, हर दौर को चैलेंज करेंगे मरसिया निगारी के अंदर, जहाँ भी उर्दू की बात होगी और उसकी बात होगी। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं बहुत से नाम आए, ठीक है, आपके जो मौलवी हैं उन पे एतराज करने वाले 20 साल बाद इनका नाम भी किसी को नहीं पता। हाँ, यही है सारी चीज के ताबिंदा है। और मुझे लगता है कि जो उर्दू जुबान को सीखने का अमल है ना, उसमें भी ये खुद से एक सब्जेक्ट है कि आपको लफाजी के ऊपर देख लें। लफाजी बहुत से नहीं कि आप दबीर की भी बात कर रहे थे, लफ्जियात यहाँ नहीं, जब मैं लफाजी कहती हूँ ना, एक मिनट, आपने लफ्जियात की बात की, लफ्जियात है जो उसका अदबी लफ्ज है, लफाजी कहने में तंज भी शामिल है, तो आप उसका मजा वैसे का वैसे ही रहने दें। अब मैं यहाँ से एक जो पढ़ना चाह रही हूँ वो है मीर अनीस का ही एक तो छोटा सा, फिर मैं जो साहब को पढ़ूंगी। ये वो मंजर है जब औनो मोहम्मद हजरत बीबी ज़ैनब अलैहा की जो बच्चे हैं उनकी शहादत हो गई। तो उस पर उन्होंने कहा, जब हजरत ज़ैनब के पिसर मर गए दोनों, था शोर के प्यासे लबे कौसर गए दोनों, छोटे थे मगर नाम बड़े कर गए दोनों, दरबारे मोहम्मद में बराबर गए दोनों, जहरा की तरह आशिक़ औलाद थी ज़ैनब।
जहरा की तरह आशिक़ औलाद थी ज़ैनब, बेटों का तो मातम था मगर शाद थी ज़ैनब। दोनों के मरने की यकायक खबर आई, न रोई न मातम किया न खाक उड़ाई। मूसे ने कहा ये कि लुटी किसकी कमाई, पूछा तो ये पूछा कि सलामत तो है भाई, पूछा तो ये पूछा कि सलामत तो है भाई। समझी न कि दुनिया से ये प्यारे गए, समझी न कि दुनिया से ये प्यारे गए किसके, ये भी ना कहा लाडले मारे। और जो तारीख बताती है ऐसी तारीख का वो हिस्सा जिस पे लोगों का एतराज नहीं है, और हजरत ज़ैनब का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो मोहब्बत है उसका तसलसल अगर आप देखा जाए तो आज भी जब ये बात होती है बहन भाइयों की मोहब्बत की, बल्कि मैंने ये कई जगहों पे देखा जिन घरानों में ये सारा सिलसिला मौजूद है, अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो भी जाए हादसा तो फिर वो सारा जिक्र बीबी ज़ैनब की तरफ कर दिया जाता है कि जब आपने इतने बड़े भाई का दुख उठा लिया है तो ये तो फिर उसके आगे कुछ भी नहीं है। एक तो ये मुझे मुमीर अनीस का बहुत सारे के छोटी सी मंजरकशी सुनाइए प्लीज प्लीज, जो आपने जरूर जरूर जरूर। तो मंजर ये है सादिया जी कि भाई करबला का मैदान है लगा हुआ और सबकी शहादत हो गई, इमाम हुसैन अकेले बचे हैं और दुश्मन का सिपाही आता है जो उनको नहीं पहचानता, उनसे उनकी शनाख्त तलब करता है। तो वो दो मिसरे बस मैं सुनाऊंगा प्लीज। दो, ये तो न कह सके कि शहे मशरक़ैन, ये तो न कह सके कि शहे मशरक़ैन हूँ, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन। क्या बात, क्या बात। अब देखिए ना कितनी बड़ी बात दो मिसरों में, और इमाम हुसैन का मकाम जो है वो अपनी जगह। अच्छा, इसमें जो उनकी ज़ात का धीमापन है वो भी शामिल हो गया, जो दूसरा मिसरा है ना कि इमाम हुसैन की ज़ात का, बिल्कुल। अच्छा, जो जोश की मैं बात कर रही थी और मैं बात कर रही थी कि अल्फाज बहुत ज़्यादा उन्होंने, उनके पास भी ये चीज़ मौजूद थी कि अगर वो रंगों पे बात करें तो रंगों के नाम बताए चले जा रहे हैं, फूलों की बात करें तो फूलों के नाम बताए चले जा रहे हैं, ये उनकी खूबियों में से एक थी। तो इसमें वो हिस्सा है जो पानी के हवाले से है कि उन्होंने पहले तो पानी की तारीफ बयान की है और उसके बाद, तो मैं वो सारा तो नहीं पढ़ पाऊंगी। सदहैफ करबला में वही आब खुशगवार, जिस पानी की मैंने कहा शुरू में उन्होंने बात की, हुसैन और इनकलाब जो उनकी सबसे तवील तरीन उस मरसिया है, जिस पर हयात नौए बशर का है इन्हिसार, जिसके बगैर आतिशे सोजा बेरोजगार, बचता है जिसके सांस पे अनफास का सितार, जिसका अमा है बारगे मशरक़ैन पर, अहले जफा ने बंद किया था हुसैन पर। इस हादसे पे आज भी गिरियां हैं बहरो बर, अल्लाह ये तलातुम पुरहौल जुए शर, ये कुफ्र अल हफीज ये उद्वान उल हजर, पानी सी चीज बंद हो वो भी हुसैन पर। मौला किसी पे कोई ना ऐसी जफा करे, काफिर पे भी ना बंद हो पानी खुदा करे। इसके बाद वो एक और टुकड़ा है इसमें कि सकते में थे रसूल मलाइक थे सोगवार, गर्दों पे मुर्तजाओ मोहम्मद थे अश्कबार, वीरान पालने से उदासी थी आश्कार, जहरा की आ रही थी ये आवाज बार बार, सुन ले सदाएं बार खुदा शौर हुसैन की, परवरदिगार खैर हो मेरे हुसैन की। ये मरसिया है मुंशी चुन्नू लाल दिलगीर का। चुन्नू लाल जी, चुन्नू, उनको झुन्नू भी कहा जाता है। के हम असर थे। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा कि इनके हदीस से पहले 417 मरसिए थे चुन्नू लाल। हाँ, और लखनवी थे, तो वो आपको उनकी सारी लिखत में भी आपको उसका बड़ा जरा बुलंद आवाज। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, भैया तुम्हें घर जाके कहाँ पाएगी ज़ैनब, कैसा ये भरा घर हुआ बर्बाद इलाही, क्या आई तबाही, अब इसको ना आबाद कभी पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घर जाके किसे देखेगी, कासिम है ना अब्बास, अकबर से भी है आस, अपने अली असगर को कहाँ पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, पूछेंगे जो सब लोग के बाजू को हुआ क्या, ये नील है कैसा, किस किसको निशान रस्सी के दिखलाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, फट जाएगा बस देखते ही घर को कलेजा, याद आओगे भैया दिल ढूंढेगा तुमको, तुम्हें कहाँ पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, बेपर्दा हुई कैद भी ख्वाहर ने उठाई पर मौत न आई,
क्या जाने क्या क्या अभी दुख पाएगी जैनब, घबराएगी जैनब, घबराएगी जैनब। घबराएगी भैया घर जाके कहाँ पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। कैसा ये भरा घर हुआ बर्बाद इलाही, क्या आई तबाही, अब इसको ना आबाद कभी पाएगी ज़ैनब, घबरा